नमस्कार दोस्तों क्रूड ऑयल और गैस में मेजर डिसरप्शन आ सकता है जिस तरह का वॉर इस समय मिडिल ईस्ट में चल रहा है। और जब भी क्रूड ऑयल और गैस की बात आती है तो जाहिर सी बात है भारत के ऊपर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है। आप देख सकते हो खबर, ईरान क्राइसिस थ्रेटन्स वर्स्ट डिसरप्शन इन गैस मार्केट्स सिंस 2022। मतलब हम यहाँ पर क्रूड ऑयल की भी बात करेंगे, किस तरह से इंपैक्ट करेगा, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होगा वो है नेचुरल गैस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइसिस चल रहा है उसमें बीच में है कतर। कतर दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर अगर हम गैस की बात करें, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 हो 28 हो, हर एक बैच हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, जिसके तहत 55% का फ्लैट डिस्काउंट होली सेल पर आप ले सकते हैं एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। आप सब जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ईरान और पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट है उसमें एक बड़ा क्राइसिस आ रखा है। यूएस और इजराइल चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो, यहाँ पर पूरी तरह से जो पावर है, जो एक प्रकार से अभी तक सिस्टम चलता आ रहा है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और नए सिरे से ईरान के अंदर एक सिस्टम लाया जाए। लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिटालिएशन किया, स्पेशली दुबई में जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है, अलग अलग देशों में जिस तरह से मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है। और इस पूरे क्राइसिस में जब भी मिडिल ईस्ट की चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सप्लायर है, इनफैक्ट अब तो थोड़ा सा प्रभाव पहले से कम हो गया, लेकिन अगर आप 1970s 80s में अगर आप देखोगे तो अगर इस तरह की क्राइसिस आती ना तो पूरे दुनिया में अचानक से बहुत बड़ा डिसरप्शन आता। क्योंकि अभी तो क्या है कि जो सप्लायर हैं वो और अलग अलग देशों से हो गए हैं। अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर ऑयल का, रशिया हो गया, बहुत सारे और देश करने लग गए हैं। लेकिन पहले मिडिल ईस्ट से 50% से ज़्यादा सप्लाई आता था, अब उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट कम आया है। और यहाँ पर इसी की वजह से हम चर्चा करेंगे कि अब जो चीज़ें हो रही हैं उसका ऑयल के ऊपर क्या असर होगा। क्योंकि अगर आप रिसेंटली खबर देखोगे, ये भी आई है, ईरान ब्लॉक्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। मतलब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेट की बात कर रहे हैं जहां पर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, उसको ये जोड़ता है। और दुनिया का काफी बड़ा जो ऑयल सप्लाई है वो इसी पर्टिकुलर स्टेट से होकर गुजरता है। अच्छा, यहां पर ऑयल प्राइसेस की हम बात करें, जैसे ये वॉर वगैरह स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वैसे आप ये वीडियो देखोगे तो हो सकता है ये प्राइसेस और बढ़ गए होंगे। लेकिन आप देख सकते हो क्लियरली, जब हम ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं तो ये $70 के नीचे चला गया था पर बैरल, लेकिन अब ये $73 के भी ऊपर जा रहा है। मतलब 5% की बढ़ोतरी तो ऑलरेडी हो चुकी है और हो सकता है कि ये भी लगातार बढ़ता जाए। मतलब क्या होता है ना, जब भी इस तरह का जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, बिडिंग अपनी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक वगैरह में इशू आएगा, हो सकता है प्रोडक्शन में गिरावट आए, तो ऑटोमेटिकली जब भी सप्लाई में कमी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, तो प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। अब ये कितना बढ़ेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हो सकता है कि शायद ये $100 के भी ऊपर चला जाए। और अगर क्रूड ऑयल $100 के ऊपर गया तो भारत के अंदर जो हम इकोनॉमी का कैलकुलेशन कर रखे हैं ना, सरकार जो पूरा फिजिकल डेफिसिट और ये जो सारी चीजें करके रखती है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि हम काफी हद तक इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब आप सब जानती हैं कि जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, ये जो मैं आपको बोल रहा था, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ईरान है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, यूएई है। मतलब आप सोच के देखिए कितना सारा ऑयल की जो सप्लाई है वो इसी पर्टिकुलर रास्ते से होकर गुजरता है। करीब 20% के आसपास जो ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई है वो यहां से होकर गुजरता है। और ईरान अगर इसको ब्लॉक करता है, जो कि ईरान का मानना है कि वो ब्लॉक करेगा, ऑल्दो यहां पर यूएस कह रहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन ये वाला रास्ता अगर ब्लॉक होता है तो सोचिए कितना सारा जो ऑयल की सप्लाई है वो दुनिया को नहीं मिल पाएगी। और जब सप्लाई रुकेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिसरप्शन आएगा। और आप देख सकते हो यहां पर जो यूके बेस्ड बैंक है बार्कलेज, उन्होंने अपडेट किया है अपना ऑयल फोरकास्ट। उनका मानना है कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो $100 के ऊपर चला जा सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। और हिस्टोरिकली भी अक्सर यही होता है कि जब भी यहां पर प्रीमियम्स पुश होते हैं, 25% से लेकर 300% तक जो नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर जा सकता है। मतलब अगर सोच के देखिए, अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो हो सकता है कि $100 नहीं, हम $150 की बात कर रहे हो। लेकिन ये डिपेंड करता है बहुत सारे सिनेरियोस पर। जहां तक भारत के ऊपर असर का सवाल है तो देखो, हम सब जानते हैं 90% हमारा जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट कराते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, यहां पर हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो वर्स हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार कॉन्फिडेंट है। सरकार यहां पर कह रही है कि ईरान क्राइसिस की वजह से ऐसा नहीं होगा कि भारत में ऑयल का डिसरप्शन आए। क्योंकि देखो,
ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा वो तो इंटरनेशनली डिपेंड करेगा, हम उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ज़रूरी यह है कि ऑयल की सप्लाई ना रुके। क्या भारत को ऑयल की कमी होगी? ऐसा अभी लग नहीं रहा है। देखो, एक तो क्या है कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व है अगले 10 दिन का, वो तो है ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत ने भी अपना जो सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई किया है। एक तो रशिया सबसे बड़ा प्लेयर है, यहाँ पर हम रशिया से काफ़ी सारा मंगा रहे हैं, फिर यूएस से भी मंगाने लग गए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा जो डील साइन हुई है भारत और यूएस के बीच में। इसके अलावा वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, बहुत सारे देशों से हम यहाँ पर ऑयल मंगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि अगर हम गल्फ कंट्री से मंगाते हैं तो 5 से 7 दिन में ऑयल भारत पहुंच जाता है, और बाकी देश जगह से मंगाएंगे तो 25 से 45 दिन लग सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वेनेजुएला से जो ऑयल है वो भी रिलायंस खरीद रहा है। तो क्या है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑयल की कमी है सच नहीं होगी, लेकिन हाँ, यहां पर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, उसका असर भारत के ऊपर होगा। लेकिन ऑयल के बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गैस, क्योंकि मैं आपको बता दूं, गैस में भी अगर आप देखोगे, क्योंकि क्रूड ऑयल तो हम 90% इंपोर्ट कराते हैं, गैस के मामले में 50% हमारे देश में ही प्रोडक्शन हो जाता है और लगभग 50% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा किससे करते हैं? वो हम करते हैं कतर से। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं, अगर आप ये पर्शियन गल्फ में देखोगे तो ये रहा आपका कतर, राइट। अब कतर से क्या है कि इतना सारा गैस का प्रोडक्शन होता है यहां पर, और वो सप्लाई किया जाता है। वो भी कहां से जाता है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर जाता है। इनफैक्ट यहां पर आप लगभग समझिए कि 20 से 30% जो आपका गैस का सप्लाई है दुनिया का, वो कतर से होकर गुजरता है, ऑलमोस्ट 20%। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर ब्लॉक होता है, कोई भी डिसरप्शन आता है, गैस की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगा जिन देशों को, वो है एशिया। एशियन कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और कतर में अगर आप देखोगे तो कतर एनर्जी, ये स्टेट प्रोड्यूसर है, वो यहां पर सप्लाई करता है। एंड ये ऑलरेडी अगर आप देखो ना तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होने लग गए हैं। यहां पर मल्टीपल जो एलएनजी टैंकर्स हैं विच इज लिंक टू कतर, वो उन्होंने अपना जो आगे जाने का निर्णय था कि वो अपने शिप को गुजारेंगे, उन्होंने अपने आप को रोक लिया है। यहां पर जो बायर्स हैं वो अल्टरनेट सप्लाई ऑप्शंस को तलाश रहे हैं, और जो फ्रेट और इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। मतलब अल्टीमेटली आप ये समझिए कि भारत, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इन सबको काफी इंपैक्ट होने वाला है। ये आप देख सकते हो इस पाई चार्ट से, आपको समझ में आएगा कि यहां पर कतर का जो एलएनजी एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा किसने खरीदा? सबसे ज्यादा तो चाइना ने खरीदा, फिर दूसरे नंबर पर भारत है, फिर ताइवान, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, ये आपको देखने को मिलेगा। इन देशों के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। एंड व्हाई एशिया इज मोस्ट लाइक सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड क्यों है? क्या है कि गैस का प्रोडक्शन लिमिटेड है, डोमेस्टिक गैस का प्रोडक्शन, जैसे भारत में भी हम बात करें, इसलिए क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विच इज टाइड टू ऑयल प्राइसेस। एंड समर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है, अभी समर स्टार्ट हो ही रहा है, इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस जो है वो भी गैस के ऊपर है। तो एलएनजी का कार्गो अगर डिले होगा तो एक तो प्राइसेस बढ़ेंगे, यूटिलिटीज जो है आपका, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बाकी चीज़ों की बात करिए, उसमें प्रॉब्लम आएगी, और गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये बोला जा रहा है कि 2022 के बाद ये सबसे बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है गैस के अंदर, और इसको कंपेयर किया जा रहा है रशिया से। क्योंकि आपको याद होगा कि रशिया जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप को गैस सप्लाई करता था। तो क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर रशिया ने अपना जो सप्लाई है उसको कट किया। लेकिन इस बार क्या है कि मामला दूसरा है। इस बार इम्पैक्ट यूरोप नहीं, इस बार इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज को ज्यादा आएगा, भारत जैसे देशों के ऊपर ज्यादा आएगा। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। 2022 का क्राइसिस जो है इट वाज लिंक टू यूरोपियन यूनियन, जहां पर एलएनजी इंपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा किया जाता था यूरोप के द्वारा, और उन्होंने एग्रेसिव तरीके से स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट यूरोप ने बाकी देशों से भी एलएनजी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूरोप में क्या था कि उस समय विंटर चल रहा था, और विंटर में क्या होता है कि आपको अगेन इलेक्ट्रिसिटी की काफी आवश्यकता पड़ती है अपने आप को गर्म इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। तो वो उस समय क्राइसिस चल रही थी, लेकिन इस बार का क्राइसिस अलग है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, जो अभी आप देख रहे हो ना, इससे ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि 2022 में तो क्या था कि ग्लोबल एलएनजी की सप्लाई उतनी ज्यादा टाइट नहीं थी। अभी क्या है कि बहुत ज्यादा टाइट हो रखा है सप्लाई। एशियन डिमांड जो है, एशिया के जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और यूरोप स्टिल डिपेंड्स ऑन एलएनजी। तो यूरोप को भी एलएनजी चाहिए, एशिया को भी चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन हर तरफ से बढ़ रही है। सो दिस इज नॉट जस्ट ईरान वर्सेस वन कंट्री, यहां पर यूएस, गल्फ स्टेट, रीजनल अलाइंस सब शामिल है। सो एनर्जी बिकम्स द फर्स्ट कैजुअलिटी इस पूरे मामले में। देखते हैं इसको लेकर भारत कैसे हैंडल करता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑयल से ज्यादा जो डिसरप्शन है वो गैस में आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। जाने से पहले आप सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है कि जो एलएनजी है वो आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब
एक तो हम नेचुरल गैस की बात करें ना, अल्टीमेटली हम उसको यूज करते हैं गैस के फॉर्म में, लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट होता है वो एलएनजी के फॉर्म में होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये लिक्विड के फॉर्म में क्यों होता है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 हो 28 हो, 55% फ्लैट डिस्काउंट हर एक बैच पर आपको मिलेगा होली सेल के दौरान। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।